दोस्तों, आज मैं आपको जिस क्राइम से रूबरू कराने जा रहा हूँ, वो भारत के क्राइम इतिहास में होने वाली सबसे बड़ी क्राइम मिस्ट्री में से एक है, जो आज भी एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। कहानी शुरू होती है नोएडा सेक्टर 25 के जलवायु विहार के हाउस नंबर L32 से, जहां तलवार परिवार रहा करता था। परिवार में कुल 3 सदस्य थे: राजेश तलवार, उनकी पत्नी नुपुर तलवार और उनकी 13 साल की एक लौती बेटी आरुषि तलवार, जिसका जन्म 24 मई 1994 को हुआ था। राजेश तलवार और नुपुर तलवार दोनों ही पेशे से डॉक्टर थे और आरुषि भी एक 13 साल की छोटी बच्ची थी, और वो भी दिल्ली के डीएसपी स्कूल में पढ़ने जाया करती थी, जिसके लिए वो रात को जल्दी सोती और सुबह जल्दी उठती थी। लेकिन 15-16 मई की रात को चीजें कुछ अलग ढंग से हुई। जब सुबह 6 बजे हमेशा की तरह उनके घर पर काम करने वाली मेड भारती ने घंटी बजाई, तो काफी देर तक तो दरवाजा खुला ही नहीं। हालांकि हमेशा दरवाजा उनके घर पर काम करने वाला नौकर हेमराज ही खोलता था, लेकिन उस दिन नुपुर तलवार ने उस दरवाजे की चाबी बालकनी से नीचे भारती को दी। भारती को ये कुछ अजीब लगा, लेकिन भारती जब घर में दाखिल हुई तो वो देखती है कि राजेश तलवार आरुषि के कमरे के बाहर खड़े होकर बहुत जोर जोर से रो रहे थे, और नुपुर तलवार आरुषि के कमरे की तरफ इशारा कर कर कहती है कि ये देखो हेमराज ने क्या कर दिया। ये देखकर भारती जब आरुषि के कमरे की तरफ बढ़ती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो देखती है कि बेड पर आरुषि की लाश थी और पूरे बेड पर खून ही खून बिखरा हुआ था, और आरुषि का गला किसी तेजदार हथियार से काटा हुआ था। ये सब देखकर उसकी चीख निकल जाती है और वो तेज तेज रोने लगती है। अब तक आसपास के पड़ोसी और रिश्तेदार इकट्ठे हो चुके थे और 7:15 पर पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस क्राइम सीन को देखती है तो पुलिस भी हैरान थी कि कोई किसी बच्ची को इतनी बेरहमी से कैसे मार सकता है। जब पुलिस तफ्तीश करना शुरू करती है तो उसे कुछ अजीब चीजें दिखाई देती हैं कि जिस बेड पर आरुषि की लाश थी, उसकी बेडशीट पर एक भी सिलवट नहीं थी, जिसे देखकर पुलिस भी सोचने पर मजबूर थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। अभी तफ्तीश चालू ही थी, पुलिस टेरिस की ओर बढ़ती है और देखती है कि टेरिस के गेट पर एक ताला लगा हुआ है, जिस पर खून के निशान थे। पुलिस ने जब उस ताले की चाबी मांगी तो घर पर किसी को पता ही नहीं था कि चाबी कहाँ है। इस दौरान आरुषि के माता पिता का सिर्फ यही कहना था कि आप अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ये सब हेमराज ने किया है। ये सब सुनने के बाद पुलिस हेमराज की तलाश शुरू करती है और पुलिस की एक टीम नेपाल रवाना होती है, क्योंकि हेमराज नेपाल का ही रहने वाला था। अब 2 से 3 दिन बीत चुके थे। आरुषि का अंतिम संस्कार हो चुका था और उसके माता पिता आरुषि की अस्थियां बहाने हरिद्वार गए हुए थे। इसी बीच पुलिस और सीबीआई के आला अफसर उनके घर की तफ्तीश ही कर रहे थे कि उनके घर से एक ऐसा खुलासा हुआ जिसने कि केस का रुख ही मोड़ दिया। जिस हेमराज की पुलिस तलाश कर रही थी, उसी की लाश घर के टेरिस पर रखे एक कूलर के पीछे मिलती है। उसके भी सर पर ठीक आरुषि की तरह गहरे चोट के निशान थे और उसका गला भी किसी तेजधार हथियार से काटा हुआ था। अब कहीं ना कहीं नोएडा पुलिस का शक तलवार फैमिली पर ही था, क्योंकि अगले ही दिन टेरिस की चाबी नुपुर के कमरे से मिली और हमेशा सोने से पहले नुपुर ही आरुषि का कमरा लॉक करती थी। मगर उस रात उसे ये याद ही नहीं था कि उसने रूम लॉक किया या नहीं। और एक अजीब चीज ये भी सामने आई कि उस रात 3 बजे से 6 बजे के बीच राजेश ने अपने बड़े भाई दिनेश को कॉल किया, और उसी वक्त दिनेश ने अपने दोस्त सुशील को कॉल किया, और सुशील ने एक रिटायर पुलिस ऑफिसर के गौतम को कॉल किया, और के गौतम ने एक अननोन नंबर पे कॉल किया, और ये कई बार हुआ। अब पुलिस ने 23 मई को शक के आधार पर नुपुर और राजेश को गिरफ्तार कर लिया, और पुलिस की तरफ से कोर्ट में ये दलील पेश की गई कि उस रात राजेश तलवार ने आरुषि और हेमराज को आरुषि के कमरे में आपत्तिजनक हालत में देखा,
और गुस्से में आकर दोनों का कत्ल कर दिया। लेकिन ये एक महज कहानी थी और कोई भी ठोस सबूत न होने की वजह से कोर्ट ने उन्हें बेल दे दी। अब ये केस इतना बड़ा और उलझन वाला हो चुका था कि इस केस को सीबीआई को सौंप दिया गया और सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन के बाद सीबीआई की तरफ से दो कहानियां सामने आई, जिसमें से एक कहानी आईओ अरुण कुमार की तरफ से आई। उनका कहना था कि उस रात हेमराज, किशन और उनके फैमिली फ्रेंड दुर्रानी का नौकर राजकुमार हेमराज के कमरे में शराब पी रहे थे। शराब के नशे में होने के कारण राजकुमार आरुषि के कमरे की तरफ जाता है तो हेमराज उसे रोकने की कोशिश करता है। इस बीच वो पहले हेमराज को मारता है और फिर आरुषि को और वहां से भाग जाता है। दूसरी कहानी 2013 में ऑफिसर एजेएल कॉल की तरफ से आती है। उनका कहना था कि 15 और 16 मई की रात डॉक्टर राजेश तलवार रात 12 बजे करीब अपने ड्राइंग रूम में टेबल पर बैठकर कंप्यूटर पर काम कर रहे थे। अचानक उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है जो कि हेमराज के कमरे की तरफ से आ रही थी। जब वो हेमराज के कमरे की तरफ बढ़ते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद उनको ये आवाज़ दोबारा सुनाई देती है। अब ये आवाज़ आरुषि के कमरे की तरफ से आ रही थी। जब वो आरुषि के कमरे की तरफ बढ़ते हैं और वो देखते हैं कि आरुषि और हेमराज बेड पर आपत्तिजनक हालत में थे। ये सब देखकर राजेश तलवार को इतना गुस्सा आता है कि वो अपनी गोल्फ स्टिक उठाते हैं और हेमराज के सर पर बहुत सारे वार करते हैं। वार करते समय आरुषि भी उसी बेड पर थी और गलती से एक गोल्फ स्टिक आरुषि के सर पर लग जाती है और उसी समय आरुषि और हेमराज की मौत हो जाती है। सब चीज़ों का शोर सुनकर नुपुर आरुषि के कमरे की तरफ आती है और वहाँ पर जो हुआ उसे देखकर शॉक हो जाती है। इन सब से बचने के लिए वो साजिश करते हैं और फिर राजेश तलवार एक सर्जिकल ब्लेड से पहले हेमराज का गला काटते हैं और फिर आरुषि का, जिससे कि ये लगे कि दोनों का कातिल एक ही है, से उन पर कोई शक ना करे। उसके बाद वो आरुषि के कपड़े बदलते हैं और हेमराज की लाश को बेडशीट में लपेटकर टेरिस पर ले जाकर वहीं छिपा देते हैं। फिर वो नीचे आते हैं और कमरे की अच्छी तरह सफाई करते हैं और करीब 2 बजे राजेश तलवार अपने घर से निकलते हैं और खून के सारे कपड़े, सर्जिकल ब्लेड और गोल्फ स्टिक को कहीं नदी में डंप कर देते हैं और वापस आकर सुबह होने का इंतज़ार करते हैं। सुबह 6 बजे भारती आती है। फिर जो हुआ वो आपको पता ही है। उसके बाद कोर्ट नुपुर और राजेश तलवार को कैद की सज़ा सुनाती है। लेकिन जब केस को नुपुर और राजेश ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया तो हाई कोर्ट के फैसले ने सब बदल के रख दिया। हाई कोर्ट के फैसले का कहना था कि कोई पुख्ता सबूत ना होने की वजह से और महज कहानी के आधार पर किसी को सज़ा नहीं सुनाई जा सकती है और हाई कोर्ट ने नुपुर और राजेश को 12 अक्टूबर 2017 को इस केस से बाइज्जत बरी कर दिया। आज भी वो नोएडा के उसी घर में रहते हैं, लेकिन आज तक ये खाली सवाल है कि उस रात घर में कौन आया, हेमराज की लाश टेरिस तक कैसे पहुंची और अगर राजेश और नुपुर ने ही ये किया तो उनके खिलाफ कोई सबूत क्यों नहीं मिला, जिसका जवाब किसी को नहीं पता। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।